चलिए वीडियो ऑन कर लीजिए, फटाफट स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, मैग्नेट वूमन से रिलेटेड मॉडर्न फिजिक्स को दोनों को मिला के वैसे कई बार क्वेश्चन पूछे और डायरेक्ट फॉर्मूले से बेस्ड क्वेश्चन ही आता है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मैंने कहा कि करंट करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जिसको हम लोग क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। तो मान लीजिए एक रिंग है, इस पे क्यू चार्ज है। एक रिंग है जिसपे क्यू चार्ज है। अब इसको अगर मैं रोटेट करूं, मैंने कहा कि ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा हूं, ठीक। तो सिंपल आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्यू चार्ज है वो क्या कर रहा है? टाइम के रेस्पेक्ट में फ्लो कर रहा है। मैं ये रिंग और मैं कहूं कि एक वायर है और इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, दोनों एक ही कॉन्सेप्ट हुआ ना। आई का मतलब ये हुआ कि चार्ज टाइम के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा हूँ। यहाँ पे रिंग है, उस पर चार्ज रखा हुआ, इसको आपने रोटेट कर दिया, ठीक। तो उसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं जो मॉडर्न फिजिक्स में भी आपने देखा होगा। आपने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करे? सेंटर के अबाउट कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट होगा सेंटर के अबाउट, तो इसका मतलब क्या? अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसके कारण क्या होगा? करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक। तो आपने कहा कि इसके कारण जो करंट आ रहा है, तो उस करंट को आपने कहा आई इफेक्टिव इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और क्यू इज इक्वल टू क्या है? अगर मैं एक, हम लोग कहते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन जो आपको रिवॉल्व करे वो कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो आपने कहा कि इसके लिए एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करे तो इसके लिए हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? टाइम पीरियड। तो आपने कहा कि एक टाइम पीरियड कितना है आपका? कैपिटल टी। तो 1/t क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो आई इफेक्टिव क्या लिखूं? क्यू इनटू फ्रीक्वेंसी। आगे सुनिए। ये मत सोचिए कि बहुत ये सब आसान आसान सी चीजें हैं, ये सब तो मीन्स पूछेगा नहीं। आप देखिएगा बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे उसने, ठीक। अगर एक क्वेश्चन भी सिंपल सा आ गया तो हम लोग उस चीज का पछतावा नहीं करेंगे, काश उसको 2 मिनट मैंने पढ़ लिया होगा इसको, ठीक है। ये उसी तरह का टॉपिक है ये। अब अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? तो आप कहेंगे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होती है डिवाइडेड बाई 2r। तो यहाँ पे आई की जगह क्या आ जाएगा? आई इफेक्टिव। आई इफेक्टिव की वैल्यू आपके पास है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में आप लोग क्या कहते हैं? एन। एन को डिफाइन करते हैं कि फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। तो उसके हिसाब से जो वेलोसिटी होती है और जो ऑर्बिट होता है एन, तो उसके बीच में क्या रिलेशन होता Velocity equal to 2.18 into 10 की power 6 into z upon n. है? मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। मेरे को बस ये जानना Yes, है, sir. मतलब कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। तो आपको पता है कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, तो आपने लिखा v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। आर, आर और एन के बीच में क्या रिलेशन होता है? n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। आई, अब आई बताइए, आई और एन के बीच में रिलेशन। आई और एन के बीच में। देखिए, अभी आपने कहा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। और आपने कहा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर और बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। तो यहाँ पे टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब हो जाएगा ना।
तो आई इफेक्टिव इज इक्वल टू क्यू बाई टी, इसका मतलब आई इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n³। आइए समझे। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। बताइए क्या आएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। अरे वैल्यू भी मैच नहीं कर पा रहे सही से। म्यू नॉट आई, आई क्या है आपका? 1/n⁵ n की पावर डिवाइडेड बाई 5r। आर, आर क्या है? n²। तो कितना हो जाएगा? हम्म। n⁵ ना। हम्म। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वही मैं पूछता जा रहा हूँ। मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट आई इंटू ए, आई क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n³ और ए मतलब πr²। तो r² करेंगे तो n⁴, तो n⁴ डिवाइडेड बाई n³ कितना हो जाएगा? क्लियर है? तो ये सब जो टर्म्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। क्योंकि एक क्वेश्चन भी ऐसा सिंपल सा आ जाए तो बोनस ही तो है। मैं इन सबको क्वेश्चन को बोनस कहता हूँ, ये नहीं कि गलत ऑप्शन दिए तो उसको मैं बोनस कह रहा हूँ। ये बोनस है मेरे लिए, इसको मैं पढ़ते ही मार्क कर सकता हूँ अगर मेरे को याद होगा तो। चलिए। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट अभी आपने निकाला, मैग्नेटिक मोमेंट को कहा आई इंटू ए। ये करंट इवॉल्व कर रहा है जिसका रेडियस क्या है? आर है। तो मेरे को मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, और मैग्नेटिक मोमेंट आपने कहा मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इक्वल टू आई इंटू ए। अगर ए आई को लिखूं तो आई को आपने क्या लिखा? क्यू बाई टी, और क्यू का मतलब क्या हुआ? ई, और टी का मतलब क्या हुआ? 2πr डिवाइडेड बाई वी, और ए का मतलब क्या हुआ? πr²। मैं सबकी वैल्यू पुट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? ई वी डिवाइडेड बाई 2πr इंटू πr²। एक पाई और एक आर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका ई वी आर डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया मैग्नेटिक मोमेंट। अगर मैं एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करूं तो इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? ओरिजिन के अबाउट मतलब सेंटर के अबाउट mvr, है ना? तो आपने कहा कि एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? mvr हो जाएगा। अब इसका आपने क्या लिया? रेशियो लिया, मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो लिया। मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ रहा है? ई वी आर डिवाइडेड बाई 2, और मैग्नेटिक मोमेंट एंगुलर मोमेंट है एम वी आर। तो वी आर कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका ई डिवाइडेड बाई 2m। ये क्या है? चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन, और 2m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपने एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकाला कि ये जो रेशियो है एंगुलर सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का, ये क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल, कि वो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, लिथियम है, कुछ भी हो। ये तो E/2m है ना। ये क्या? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और m क्या? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस पे डिपेंड कर रहा है, ये इस पे थी ना डिपेंड कर रहा है कि मैं कौन से मटेरियल के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक, तो आप लोग क्या लिखेंगे? दिस रेशियो इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल, पहला पॉइंट।
मटेरियल के इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये एटम के इंडिपेंडेंट है। मटेरियल चेंज करूंगा तो एटम चेंज हो जाएंगे। और तीसरी बात, ये कौन से ऑर्बिट में है, क्या इस पे डिपेंड करेगा क्या? मैंने कहा कि पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए ये निकालिए रेशियो, और एक आपने कहा ऑक्सीजन है उसके थर्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए रेशियो निकालिए। क्या हर एक के लिए सेम आने वाला है? क्योंकि E डिवाइडेड बाई 2m है, R के इंडिपेंडेंट है, N का भी इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। नोट कीजिए, फिर एक एक क्वेश्चन करवा दूंगी, एग्जाम में पूछे जाएंगे। नोट कर लिया? चलिए, मेरा क्वेश्चन है, मैंने कहा कि एक वही जो भी थोड़ी देर पहले हम लोग कर रहे थे, कि करेंगे रिंग पे क्यू चार्ज, और इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर, और ये क्या कर रहा है, ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। तो आपसे मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो पूछा गया। फाइंड रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम। नया है किसी का? तो ये चार्ज क्या लिया है हमने? क्यू 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 चार्ज। Q/2 ओमेगा स्क्वायर। 2.2 मीटर स्क्वायर नहीं। देखिए, आपने कहा कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, आई इंटू इन, तो आई निकालना पड़ेगा। आई का मतलब क्या होता है, क्यू अपॉन टी, और टी का मतलब क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। तो मैं सबसे पहले आई निकाल लूं। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और टी का मतलब क्या हुआ, 2 पाई बाई ओमेगा। ये आई आ गया। अब आई की वैल्यू आ गई, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू आई इंटू ए। आई की वैल्यू है क्यू इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई, ए का मतलब पाई आर स्क्वायर। तो ये आपने देखा क्यू ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया मैग्नेटिक मोमेंट। एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? एंगुलर मोमेंटम
कोई भी चीज रोटेट करती है तो एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं आई इंटू ओमेगा। ये तो रिंग है ना, तो रिंग के लिए आई क्या हो गया, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, सॉरी एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। आ रहे समझ में? हाँ, तो आपने यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम को लिखा आई इंटू ओमेगा, आई का मतलब एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो आपने रेशियो निकाला मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का, तो ये कितना आ जाएगा, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो आर स्क्वायर ओमेगा, तो ये कितना आ जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई 2m। आगे समझो, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम का है, सही कीजिएगा, गलत नहीं। एक स्फेयर है, ये स्फेयर है और इसको आप रोटेट कर रहे हैं ओमेगा से, और इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। ये स्फेयर, फाइन मैग्नेटिक मोमेंट। सॉलिड स्फीयर। और इस पे चार्ज क्यू दिया हुआ है। हाँ हाँ सॉलिड, इस पे चार्ज कितना दिया हुआ है, सर सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फेयर, सॉलिड स्फेयर। नहीं हुआ? ध्यान से देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी एक दो क्वेश्चन इसलिए आपने किया, अभी आपने क्या किया था कि एक रिंग है, ठीक है ना, उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। एक रिंग है जिसपे चार्ज क्यू दिया है, इसको अगर मैं रोटेट करूं तो आपने कहा तो इसमें जो रेशियो आ रहा है क्यू बाई 2m, तो कांस्टेंट आ रहा है ना। रिंग हो, सॉलिड स्फीयर हो, हॉलो स्फीयर हो, 2 बाई क्यू अपॉन 2m पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं ना। तो आपने क्या कहा कि आपको पता था कि मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो है वो कितना है, क्यू अपॉन 2m इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाई एंगुलर मोमेंटम। तो मेरे को मैग्नेटिक मोमेंटम चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंटम के अगर बारे में बात करूँ, क्यू अपॉन 2m इंटू एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई इंटू ओमेगा। आई इसका कितना होता है, 2/5 m r स्क्वायर, क्लियर है? यस सर। नोट कर लीजिए, तो कुछ बेसिक चीजें जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ी थी यहाँ पे उसको सिर्फ रिपीट करूंगा, लिखवा नहीं रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैट में अच्छा नोट कर लिया सभी ने, जो मैं पॉइंट्स बोले। मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैट में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, ठीक है, और हमने वहां पे पढ़ा था डाइपोल मोमेंट के बारे में, ठीक। और यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। वहां पे हम लोगों ने कहा था कि डाइपोल को अगर मैं यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं तो वहां पे या तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? जब P और E के बीच में कितना एंगल होगा? कितना था? 0। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? जब P और E के बीच में एंगल कितना होगा? 180। याद आ रहा है पॉइंट? ठीक। अब वहां पे याद कीजिए कि अगर मैंने वहां पे डाइपोल मोमेंट को किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो कितना होता है? P क्रॉस E, P क्रॉस E, है ना? सेम चीज एज इट इज। वहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक मोमेंट के बारे में बात कर रहे थे, मतलब कि मैग्नेट डाइपोल मोमेंट के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ तो हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? मैग्नेटिक मोमेंट। वहां तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड यूज कर रहे थे, यहाँ पे क्या यूज करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। सब चीजें एज इट इज। तो मैंने क्या कहा कि अगर किसी भी करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और वो जो टॉर्क होगा वो क्या होगा? M क्रॉस B। M क्रॉस L B क्या इलेक्ट्रिक RT नो सर। है? क्या एक ही बार में कितनी सारी चीजें बोल देते हैं? चलिए, तो ये सब लिखते जाइए कि करंट कैरिंग लूप को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो उसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा? M क्रॉस B के इक्वल होगा। दूसरा, वो जो लूप है वो आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ये कैसे पता चलेगा? M क्रॉस B। M क्रॉस B का मतलब क्या हुआ? MB sin थीटा, where theta is the angle between magnetic moment and a magnetic field। अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अगर थीटा की वैल्यू 180 है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। थीटा 0 तो स्टेबल, थीटा इज इक्वल टू 180 तो अनस्टेबल। नोट कर लिया? अब सब सेम चीजें मैं फिर से रिपीट करूं। वहां पे जो डाइपोल मोमेंट था, वहां पे डाइपोल मोमेंट की याद कीजिए, इसको अपनी वर्डिंग में लिख लीजिएगा, लिखवा नहीं रहा। डाइपोल मोमेंट में हम लोगों ने कहा था कि ऑन द एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, और एक जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। याद आ रहा है? यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? बार मैग्नेट। ठीक है, और हम लोग क्या यूज करते हैं? बार मैग्नेट मतलब कि शॉर्ट बार मैग्नेट। ये है जैसे कि -Q + Q, डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में था। यहाँ पे बार मैग्नेट में हम लोग क्या कहेंगे? ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, इसका मतलब ये -M + M। मैग्नेटिक मोमेंट किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन। ठीक। तो ऑन द एक्सिस याद कीजिए, वहां पे ऑन द एक्सिस क्या था? KQ डिवाइडेड बाई R²। ऑन द एक्सिस कितना था? नहीं, 2P डिवाइडेड बाई R³ ऑन द एक्सिस। डाइपोल के एक्सिस पे कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड? 2P डिवाइडेड बाई R³। हाँ, 2KP डिवाइडेड बाई R³ था ना, x³ था ऑन द एक्सिस पे। तो यहाँ पे K की जगह क्या आ जाएगा? μ0/4 पाई। बस याद करने का तरीका वही फॉर्मूले जितने वहां पे पढ़े थे हम लोगों ने डाइपोल मोमेंट वाले। K की जगह क्या आ जाएगा? μ0 डिवाइडेड बाई 4 पाई। Q की जगह क्या आ जाएगा? सॉरी, Q की जगह स्मॉल m। लेकिन वहां पे हम लोग तो डाइपोल मोमेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो P नोट कर रहे थे। यहाँ तो हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। सेम फॉर्मूला एज इट इज। क्लियर है? अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं आप लोगों का EMI स्टार्ट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, उसके वो जो थियरी वाला पार्ट है ना, फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, इसमें क्वेश्चन मेंस पूछता है, डायग्राम दे देगा, बोले कि फेरो है पैरा है, कैसे इससे पता चले? हिस्टेरिसिस कर्व दे देगा, उससे कैसे पता चले? किसका एप्लीकेशन क्या है?
ठीक, तो मेरे पास एक शीट है, एक शीट में ग्रुप में डालूंगा, उसको रट जाइएगा, रट जाना है, ठीक है, प्रॉपर्टीज तीनों मटेरियल्स की, उसको रट जाइएगा। अगर क्वेश्चन आया तो उसी शीट से आएगा, एक सिंगल शीट है, अदरवाइज हाँ इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा अगर उस मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन थ्योरी का पूछता है तो। ठीक है, वो मैं डाल दूंगा, आज इवनिंग का डाल दूंगा। पहले हम लोग यहाँ पे EMI के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है आप लोगों को पता है? मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू BA cos थीटा, ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? EA cos थीटा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? BA cos थीटा। ठीक, एक्सपेरिमेंट क्या किया गया? एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन। मैंने कहा कि अगर किसी भी लूप के अक्रॉस, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, किसी भी लूप के अक्रॉस अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो क्या प्रोड्यूस होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। किसी भी लूप के अक्रॉस अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या प्रोड्यूस होगा? आपका करंट प्रोड्यूस होगा। और फ्लक्स को मतलब किस हिसाब से चेंज कर सकते हो? या तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, या तो एरिया को चेंज करूं, या तो ओरिएंटेशन को चेंज करूं, मतलब कि थीटा। अब यहाँ पे जो आपने फॉर्मूला लिखा है फ्लक्स इज इक्वल टू BA cos थीटा, तो यहाँ पे ए का मतलब क्या होता है? एरिया इन द लूप वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल, मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड है ये अंदर की तरफ इनटू द पेपर, आपने कहा कि एक सर्कुलर लूप है, ये है सर्कुलर लूप, ये इसका रेडियस R है। ठीक, तो मेरे से बोला कि फ्लक्स की वैल्यू लिखी, ठीक है, फ्लक्स की वैल्यू लिखनी है। एक सबसे पहली बात तो एक लूप है, लूप है ये आपका। अब मेरे को फ्लक्स लिखना है, तो फ्लक्स के लिए आपको पता है फ्लक्स इज इक्वल टू BA cos थीटा। बी आपको मान लीजिए B नॉट दिया हुआ है, B नॉट किस डायरेक्शन में? इनटू द पेपर, तो आपने लिख दिया B नॉट। ए कितना है? ए कौन सा? वो एरिया जितने में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, इतने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है ना, आधे पोर्शन में तो है ही नहीं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे एरिया क्या लेंगे? πr² डिवाइडेड बाई 2। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, एरिया वेक्टर अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, कुछ भी हो सकता है ना, ओपन है। तो ये यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में जो एरिया वेक्टर लेते हैं वो किस डायरेक्शन में लेते हैं? जहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मौजूद है? इनटू द पेपर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक जो आपका एरिया वेक्टर आप कहाँ कंसीडर करेंगे? इनटू द पेपर। अगर एरिया वेक्टर इनटू द पेपर है तो दोनों पैरेलल, अगर पैरेलल के बीच में एंगल कितना होता है? 0। cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। क्लियर यहाँ तक? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक क्या होता है? वो लूप का एरिया जितने में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, और दूसरा जो अभी आपको बताया। हो गया? तो अभी तो आपने देखा कि अगर किसी भी लूप के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है, किसी भी लूप के अक्रॉस टाइम के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है, तो उसके कारण क्या होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड कितने तरीकों से वेरी कर सकती है? या तो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को चेंज कर दूं B, या तो एरिया को चेंज कर दूं, या तो दोनों के बीच में जो ओरिएंटेशन है उसको चेंज कर दूं। तीनों तरीकों से मैं मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकता हूँ अक्रॉस द लूप। और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा अक्रॉस द लूप, तो उसके लिए मेरे पास एक्सपेरिमेंट है, जो कि किसने बताया था? न्यूटन ने।
नोट कर लिया? ठीक है। अब ये आपको पता चला कि करंट तो प्रोड्यूस होगा, लेकिन करंट का डायरेक्शन भी होता है। ठीक, करंट का डायरेक्शन कौन निकालता है? लेंस लॉ। लेंस लॉ क्या बताता है कि करंट का डायरेक्शन लूप में क्या होना चाहिए। और लेंस लॉ के अकॉर्डिंग आप लोग सभी लोग जानते हैं कि लेंस लॉ क्या कहता है, जिसके कारण करंट प्रोड्यूस हुआ उसी को वो क्या करे, अपोज करे। इसका मतलब जो लूप में करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को ही क्या करेगा, अपोज करेगा। Current produced in the loop in such a manner that it opposes its cause of motion, cause of production. जिसके कारण प्रोड्यूस हुआ वो उसी को अपोज करेगा, करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा। ये लिख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करना है। कोई क्वेश्चन दिया है? लिख ले लेंस लो। ठीक है, अब मैं फिगर बनाते जाऊंगा, आप लोग करंट का डायरेक्शन बताते जाइएगा। ठीक, करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। मैंने कहा कि आपके पास दो लूप हैं, एक इनर लूप है और एक आउटर लूप है। ठीक, अब जो आउटर वाला लूप है इसमें करंट ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब कि ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, और इसमें जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है। तो आपसे पूछा गया अंदर में जो करंट है उसकी वैल्यू क्या होगी। इनर लूप में कितना करंट प्रोड्यूस होगा ये निकालना है। सॉरी, कितना डायरेक्शन क्या होगा करंट का। आया आयुष, आर्यन, तुषार। फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। हाँ गायत्री क्या कह रही है, क्या डायरेक्शन होगा? फिर क्लॉकवाइज। हाँ करेक्ट है। कैसे बताया? सर इस वाले करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगी, तो ठीक है, जो अंदर वाली रिंग है उसमें जो करंट होगा वो इस वाली मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, तो वो इनसाइड होगी इनटू द पेपर, इसलिए वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा करंट, तभी वो इनटू द पेपर आएगी। अब ध्यान से सुनिए। आपने कहा कि एक रिंग है, रिंग में करंट आई फ्लो कर रहा है, इसके कारण जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ये होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड इज द सेंटर ऑफ द रिंग, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 आर, ये होता है। ठीक, अब जो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो तो कांस्टेंट आ रही है। अब मैं यहाँ पे क्या कहूँ कि अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा।
अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब बाहर की तरफ मैग्नेटिक बढ़ता जा रहा है, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब अंदर की तरफ घट होना चाहिए। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन, ये एक छोटा सा लूप है और इसके बाहर एक बिगर लूप है। इसमें करंट अंदर की तरफ है, आई करंट, और ये क्या है, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन है। ये सिंपल मानिए कि एक वायर है और इसमें अंदर वाले में करंट अंदर की तरफ है और करंट का मैग्नीट्यूड टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है। तो आपको आउटर लूप में करंट का डायरेक्शन बताना है, फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द आउटर लूप। इनफाइनाइट वायर है, बाबर कह रहा हूँ, इसका ध्यान रखिएगा। तो समझ में नहीं आया आपने क्या बोला था। मैंने बोला ये मान लीजिए ये इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है, ये ऐसा, ठीक है, और इसके चारों तरफ मैंने एक लूप लगा के रखा हुआ, ये सर्कुलर लूप। तो उसका क्रॉस सेक्शन व्यू देखा मैं ऐसा कि करंट अंदर जा रहा है, इसके बाहर में एक वायर है, तो आउटर वाले वायर में करंट का डायरेक्शन जो होगा ये पता लगाना है। अब क्लियर है? चलिए बताइए। तो उस फिगर के हिसाब से करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ है। बताइए करंट का डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्यों? सर क्योंकि जब हम ये लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे जैसे जो मैग्नेटिक फील्ड आई है उसको अपोज करने के लिए सर एंटी क्लॉकवाइज ही होना चाहिए इसका। ठीक है, और कोई? आए किसी का? आर्यन आप बताइए करंट का डायरेक्शन का आउटर लूप। एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। अच्छा तुषार? सर एंटी क्लॉकवाइज। पहली बात तो इसमें करंट फ्लो करेगा ही नहीं, तभी तो मेन सा क्वेश्चन था ये। इमेजिन कीजिए, देखिए मैंने ये बनाया है और इसके कारण, इस करंट के कारण अगर मैं इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में ना। आई अंदर की तरफ तो इधर की तरफ, ठीक है। तो मतलब कि इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, मतलब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हर एक पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो वायर है, लूप है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द लूप कितना है? क्योंकि फ्लक्स होगा तभी तो करंट आएगा ना, मेरे को इसके बारे में सोचना है। तो फ्लक्स इज इक्वल टू 0 बी ए कॉस थीटा। बी तो ये रहा, और इस लूप का एरिया क्या होगा, बाहर की तरफ। तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है? 90। तो कॉस 90। 0 जीरो, तो फ्लक्स जीरो। तो अगर फ्लक्स ही नहीं है तो करंट कहां से होगा? क्लियर है? हाँ नोट कर लीजिए।
लिख लिया रीजन? एक और क्वेश्चन, ये मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपने कहा कि स्क्वायर लूप है, ये स्क्वायर लूप है। अब ये स्क्वायर लूप इस डायरेक्शन में v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्या हुआ गायत्री, क्या हुआ? आपकी आवाज नहीं आ रही। आप चैट पे मेरे को मैसेज कर दीजिए, चैट पे आप क्या कह रही हैं, क्योंकि आपकी आवाज पता है क्लियर नहीं आ रही, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या कह रही हैं आप। चलिए, तो मैंने कहा कि ये जो स्क्वायर लूप है, इस स्क्वायर लूप की लेंथ l है, और ये क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट। अब ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंच जा रहा है, मैंने कहा कि इस वाले पॉइंट पे इसको पहुंचना है, ये पॉइंट क्या था, ए पॉइंट था, यहाँ पे कहाँ पहुंचना है, बी पॉइंट पे। तो जब ये ए से बी तक पहुंचेगा तो करंट की वैल्यू क्या क्या होगी, करंट इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, कांस्टेंट होगा, फिर इंक्रीज करेगा, ऐसे करके करंट के बारे में पहले इंक्रीज होगा, फिर 0, फिर इंक्रीज होगा नेगेटिव साइड में। सब कहाँ चले गए? सर कहाँ गए? सर क्या? पता नहीं कहाँ गए, मर्जी है सर की। मर्जी नहीं, लाइट चली गई है। मेरा सेम एरिया में रहता है ना, तो मेरी भी चली गई थी ना अभी। उसको भी पता है। हैं? हो सकता है चली गई उनकी भी। मुझे उस पर आंसर है इसका। जब ये स्टार्टिंग में जा रहा था, तो स्टार्टिंग में इसके सवाल क्या है पूरा? लिए पूरा सवाल क्या है? जब ये स्टार्टिंग में जाएगा ना, जब एंटर करेगा स्टार्टिंग,
तब इसका एरिया टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा वो चेंज होगा। समझ रहे हो? सवाल क्या है? अब आ रही है आवाज? चलो मैं ही पढ़ा देता हूँ। क्वेश्चन बता दे, पढ़ा मत। मैं पढ़ा दे, आयुष अच्छा पढ़ा मेरी दे। आवाज आ रही है? हाँ, ये सर वो वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था ना, इसलिए मैं मीटिंग से बाहर चला गया था। हाँ बताइए बताइए, जो क्वेश्चन था कि लूप अंदर की तरफ मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट, तो जो करंट होना चाहिए पहले इंक्रीज है डिक्रीज करेगा कांस्टेंट होगा, क्या होगा? सर इसमें स्टार्टिंग में इंक्रीज होगा, फिर 0 रहेगा, फिर इंक्रीज होगा नेगेटिव साइड में। क्यों? सही सर बताया क्योंकि लेकिन क्यों? अंदर तो कुछ चेंज ही नहीं होगा ना सर। जब ये स्टार्टिंग में एंटर करेगा तब इसका एरिया इनटू द मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, एक और जब ये एक बाहर एक एक निकलेगा तब एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और बीच में तो इसका एरिया तो चेंज ही नहीं हो रहा। हाँ बिल्कुल करेक्ट। सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? नहीं सर सर, एक एक बार बार और और बता बात दें। ये देखिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वो ओपन ही नहीं हो रहा है, सिग्नल बहुत वीक आ रहा है आज। चलिए मेरे ध्यान से सुनिएगा। जो लूप है, लूप अभी आपका क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। लूप जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो मैंने बताया था कि जो फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा, तो वहां पे ए का मतलब क्या होता है, उस लूप में कितने एरिया में फ्लक्स है वो होता है ए। अभी बताया था ना थोड़े पहले स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे जब आपका लूप एंटर कर रहा है तो ए की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। धीरे धीरे एरिया अंदर आते जाएगा ना लूप का। अगर ए की वैल्यू इंक्रीज हो रही है इसका मतलब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। तो फ्लक्स इंक्रीज होगा तो उसके कारण मतलब कि फ्लक्स चेंज हो रहा है। स्टार्टिंग हम लोग ये सिंपल से मान के चलते हैं कि जब वो एंटर कर रहा है तो फ्लक्स वेरिएबल है, एरिया चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है मतलब कि फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज हो रहा है इसका मतलब करंट की वैल्यू बढ़ रही होगी, मतलब कि करंट नॉट इक्वल टू जीरो। बढ़ेगी घटेगी वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। मैंने क्या कहा कि करंट शुरुआत में फ्लो करेगा, ठीक। अब जब वो पूरा का पूरा अंदर एंटर कर चुका है, जब वो पूरा अंदर एंटर कर चुका है तब क्या होगा, उसके एरिया चेंज हो रहा है क्या? फ्लक्स क्या कांस्टेंट है ना, अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो करंट की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। मैंने भी क्या बताया था कि जब तक फ्लक्स चेंज नहीं करेगा टाइम के रिस्पेक्ट में तब तक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। फ्लक्स का चेंज होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज नहीं हो सकता। क्लियर है? ठीक है। तो अभी हम लोग मैग्नीट्यूड वगैरह के बारे में बात नहीं कर रहे, हम लोग तो सिंपल ये देख रहे हैं कि हाँ करंट होगा नहीं होगा, इंक्रीज हो रहा होगा डिक्रीज हो रहा होगा, इन सब के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो शुरुआत में जब फ्लक्स चेंज हो रहा है तो करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी, बाद में भी फ्लक्स चेंज हो रहा है तो करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी। डायरेक्शन क्या है वो बाद में देखेंगे। और जब वो अंदर घुस गया तब करंट की वैल्यू क्या है आपकी, जीरो है।
स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, आप तो सिंपल लिख सकते हैं, मैं जो क्वेश्चन पूछा हूँ समझ सकते हैं। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा लेकिन क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ। मैंने कहा कि एक लूप है, इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ में एक रिंग है, ठीक है, एक सर्कुलर रिंग है आपके हाथ में। अब और आपके हाथ में एक बार मैग्नेट भी है, ठीक। आपने क्या किया, ऊपर से इसको रिलीज कर दिया ताकि वो रिंग के अंदर से होता हुआ नीचे जाए। अरे इमेजिन कर पा रहे हैं, एक रिंग है हॉरिजॉन्टल में रखा है वो आपने, ऊपर से आपने कोई सा भी कॉइन उसके अंदर से डाल सकते हैं ना, ऊपर से डाला, वो रिंग के अंदर से होता हुआ नीचे गिरा जमीन पे, ठीक। तो आपने कहा कि एक सर्कुलर रिंग है और ऊपर से आपने क्या ड्रॉप किया, बार मैग्नेट को, और वो रिंग से होता हुआ नीचे गिर रहा है। तो क्वेश्चन मेरा ये है, जो एक्सीलरेशन होगा बार मैग्नेट का, इक्वल टू जी होगा, लेस देन जी होगा, ग्रेटर देन जी होगा, या इनसफिशिएंट डेटा? सर कौन से केस में बताना है, जब वो अप्रोच करेगा या जब वो निकलेगा तब? जब ड्रॉप किया है, किसी भी केस में चेंज हो जाएगा क्या? आपने तो क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। अच्छा बताइए तो, जब रिलीज किया उसके अंदर से क्रॉस कर रहा है या नीचे जा रहा है, तो हर एक में अलग अलग होगा क्या? लेस देन जी, क्यों? क्योंकि सर जब वो अप्रोच करेगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो रिंग से निकल रही है वो इंक्रीज होती चली जाएंगी, तो ठीक उसकी है, वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से क्या होगा? सर उसकी वजह से रिंग में करंट प्रोड्यूस हो जाएगा और रिंग अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, तो उसे अपोज करेगी अपने पास आ जाए। सही है, लेकिन हम लोग सिंपल सा एक, अपोजिट पोल्स जनरेट हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, वो तो मैं समझ गया। उतने डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे कि अपोजिट पोल्स है या नहीं। मैं सिंपल यहाँ पे बात करूंगा कि जो रिंग है, रिंग में जब आपका मैग्नेट, बार मैग्नेट क्रॉस किया, मतलब कि रिंग में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही है ना, ये चीज क्लियर हो रही है कि नहीं? जैसे जैसे बार मैग्नेट उसके पास आएगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी। इसका मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही हैं, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, करंट प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्यों चेंज हो रहा है, क्यों? क्यों पे आइए, क्योंकि लेंस लॉ तो यही कहता है, मैं तो अपने कॉज और प्रोडक्शन को अपोज करूंगा। तो किसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है? मैग्नेट के पास आने के कारण। मैग्नेट पास आता जा रहा है, तभी तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस बढ़ती जा रही है। पास क्यों आ रहा है? पास क्यों आ रहा है? जी लगने की वजह से। जी के कारण, ग्रेविटी के कारण। अगर मैं बॉडी को रिलीज करूं किसी भी पॉइंट से, तो वो नीचे गिरेगी ना। तो वो नीचे क्यों गिर रही है? जी के कारण, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल किसी भी पार्टिकल को ड्रॉप करूं, तो उसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सीलरेशन कितना होता है, जी के इक्वल होता है। लेकिन जब आपने इसको ड्रॉप किया, तो रिंग में करंट प्रोड्यूस हो, करंट किसके कारण प्रोड्यूस है? इसके ड्रॉप करने के कारण प्रोड्यूस हुआ। तो कहेगा भैया भैया मैं तो तुम्हें अपोज करने लगूंगा। तो अगर सिंपल ड्रॉप होता तो जी लगता, लेकिन यहाँ पे इसने अपोज किया तो उसमें कितना लगेगा, लेस देन जी। मैं आया, हम लोग आयुष की तरह हाई फाई नहीं पढ़ेंगे। आयुष ने बहुत अच्छा आंसर दिया, लेकिन थोड़ा सा हाई फाई, अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा तो मैं वो कंफ्यूजन वाला पार्ट नहीं क्रिएट करना चाहता। आयुष आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट था।
फराडेस लॉ क्या कहता है, कोई बताएगा? सर 3 लॉ है इसके। पहला कि जब तक करंट, जैसे ही आप अगर फ्लक्स चेंज करोगे तो जो वायर है या कोई भी लूप है उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, और वो करंट ही रहेगा जब तक फ्लक्स में change है। एक ही लॉ है, ये कहा गया। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि वो अलग अलग तरीके से बुक में कह देता है कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फराडे ने एक ही बात कही, ठीक है। वो ये बात कहा था। अभी तक हम लोगों ने देखा कि मैंने कहा कि अगर कोई सा भी लूप है, लूप के अक्रॉस अगर फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा ना। लेकिन करंट क्यों प्रोड्यूस होता है? ओम्स लॉ ने क्या बताया था, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक। तो फराडे ने बस थोड़ा सा इसको और अच्छे से कह दिया कि किसी भी लूप के अक्रॉस अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, और वो ईएमएफ किसके इक्वल होता है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। डी फाई अपॉन डी टी का मतलब क्या, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि वो उसको अपोज करेगा। अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, डिक्रीज हो रहा होगा तो उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। लेंस लॉ, माइनस साइन क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। अब क्लियर है ये पॉइंट? सॉरी, मेरा बताया स्क्रीन शेयर ही नहीं हो रहा, इतने वीक सिग्नल है। बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ, इसलिए थ्योरी में इतना ही बता सकता हूँ, इसके आगे तो मेरे को सिर्फ न्यूमेरिकल करवाना है। तो कल हम लोगों का इस टॉपिक का लास्ट क्लास होगी, ठीक है। और इस टॉपिक में बहुत ज्यादा नहीं, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है उसी को मैं खत्म करूंगा, और जहां तक उम्मीद है कि मॉर्निंग में ही खत्म कर दूं। आर्यन कुछ कह रहे हैं? सर एक बोलिए दिक्कत है सर। बोलिए बोलिए बोलिए। सर वो कल से अब ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी वहाँ पे, अच्छा अच्छा, तो सर मैं तो वहाँ जाऊंगा तो फिर वहां से तो अटेंड हो नहीं सकती सुबह वाली क्लासेस। मैथ्स की? क्या सर? नहीं तो आप वहां पे जाएंगे तो मॉर्निंग वाली क्लास के लिए जाएंगे? नहीं सर, वो तो 8 बजे जाऊंगा, फिर घर तो 2 बजे आऊंगा ना सर। अच्छा, वो लोग बंद कर देते हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग क्लास इसी समय स्टार्ट करेंगे, ठीक है, दोपहर के टाइम पे। कोई दिक्कत नहीं है। देखो जितना खींचना था उतना खींच दिया, तो 10 तारीख आएगी कल, ठीक है। तो कल मैं इसको बस क्लोजिंग पे लेकर आके इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक लेके जो मेरे को लगता है कि हाँ इसकी गुंजाइश है, उसको पर डे डिस्कशन करूंगा, और सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और कुछ नहीं, ठीक है। अगर इसके अलावा मेरे को लगे कि कुछ और टाइम निकाल सकते हैं तो उसको देखते हैं। इसके टाइम तो बस एक ही बचा है, सुबह 6 बजे। सर हाँ सर अभी 1-2 दिन जाना है, और उसके बाद पता चलेगा, शायद ऑनलाइन ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बच्चे बहुत दूर दूर से आएंगे और पेपर आने वाला है। तो ऐसा सोच रहे हैं कि ऑनलाइन भी रखेंगे ऑफलाइन भी रखेंगे, तो पर अभी 1-2 दिन जाके पता चलेगा। ठीक है ठीक है, तब तक आप जाएंगे तो फिर बता दीजिएगा जैसा होगा, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल यहीं तक, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, तो सिर्फ न्यूमेरिकल करने हैं हमें। आपने देखा होगा एक दो चीजें हैं जो आप लोग थोड़ा सा पढ़ कर आइएगा। मोशन ईएमएफ क्या होता है, ठीक है। मोशन ईएमएफ क्या होता है वो, इस पे, इस कॉन्सेप्ट पे कई बार क्वेश्चन आए हैं, मोशनल ईएमएफ के कॉन्सेप्ट पे, कि एक रॉड है उसको रोटेट कर दें, एक रिंग है उसको रोटेट कर दें, एक डिस्क है उसको रोटेट कर दें, ठीक है। रॉड के दो एंड के बीच में कितना होगा, बीच और आखिरी एंड के बीच में कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। इस वाले पॉइंट पे हम लोग कल थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, और आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा याद करने का तरीका। आता ही आता है, 99% चांस होते हैं यहाँ से क्वेश्चन आने के, ईएमआई से, ठीक। मोशन यूनिवर्स से क्वेश्चन पूछेगा अगर ईएमआई से पूछेगा तो। और उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है इंडक्शन वाला, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक।
कि हाँ ये दो कॉइल रखे हुए तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, ये कैसे निकालते हैं, इस पे एक क्वेश्चन। ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए कि हाँ ऐसे अप्लाई करेंगे तो हमारे क्वेश्चन आसान तरीके से हो जाएगा। बस बस मेरे को ये दो क्वेश्चन कराने हैं जिसपे आपका EMI चैप्टर क्लोज। उसके बाद बताइए क्या पढ़ने की इच्छा है। कुछ पढ़ने की इच्छा नहीं है, जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, पहले बता दूं। ये मत बोलेगा ये पढ़ने की इच्छा है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, वो मेरी जिम्मेदारी है, धीरे धीरे करके वो करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन जितना पढ़ा है बस उसको समेटिए अब, मतलब कि उसको लपेटना है। ठीक है, रायता जो फैलाया है पिछले 4 महीनों में, अब उसको साफ भी तो कीजिए। रायता और मत फैलाइए अगले 10 दिनों में, फिर समेटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए किसी के भी दिमाग में चल रहा है कि नहीं सर तो गलत बोल रहे हैं, अगले 10 दिन में मेरे को तो और करना चाहिए, मैं और अच्छा कर सकता हूँ, मेरा तो चैप्टर ये खत्म हो जाएगा तो मैं तो 4-5 क्वेश्चन